सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई भी स्टेट से एग्जाम दे लीजिए, हर स्टेट के लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी स्टेट्स में जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? अधिकार क्या है कि अधिकार जो है व्यक्ति की मांग है, यानी व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। वो मांग कैसी होनी चाहिए? समाज के द्वारा मान्य होनी चाहिए, और जो समाज के द्वारा जो मान्य मांग होती है, जो स्वीकृत मांग होती है, जो समाज इस मांग को स्वीकृत कर देता है, जो मान्यता प्रदान कर देता है और राज्य उसको लागू कर देता है, तो उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मैं एकदम आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है? मौलिक अधिकार का अर्थ है अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ये जो है मौलिक अधिकार का अर्थ है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार दो कारणों से मौलिक हैं। वे दो कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण जो मौलिक अधिकार मौलिक हैं? पहला तो ये है कि इनका उल्लेख मौलिक विधि में होता है। मौलिक विधि से तात्पर्य है कि संविधान में इसका उल्लेख है। दूसरा ये है कि इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों पर कोई अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है तो आपको न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो मौलिक अधिकार जो है दो कारणों से मौलिक है। अगला बिंदु है कि मौलिक अधिकार के स्रोत कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार के स्रोत हैं अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और 1948 का मानवाधिकार घोषणा पत्र, ये जो है मौलिक अधिकार के स्रोत हैं। तो हमने मौलिक अधिकार के स्रोत देख लिए कि अब मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, यानी इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है। कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख है। ये जो इनका संवैधानिक प्रावधान है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 में जो है संविधान का जो भाग 3 है उसमें जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और भाग 3 को क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को सर्वाधिक अवलोकित करने वाला भाग कहा है। अगर पूछी जाए ये कोटेशन कि सर्वाधिक अवलोकित करने वाला भाग 3 को कहा गया, किसने कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को सर्वाधिक अवलोकित करने वाला भाग कहा है। ये जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में जो है भारत राज्य को परिभाषित किया गया है कि भारत राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी इसमें जो है आते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वर्णन है कि भारत राज्य को जो इसमें परिभाषित किया गया। अगर आप पूछ लिया जाए कि भारत राज्य को परिभाषित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है भारत राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? राज्य के द्वारा निर्मित विधि यदि मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करती है तो न्यायपालिका जो है ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। यह विधि से मतलब है कानून से, कि राज्य जो कानून का निर्माण करता है, यदि मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करती है तो न्यायपालिका क्या करती है कि ऐसे कानून को जो शून्य घोषित कर सकती है, यानी कि उन्हें न्यायिक संरक्षण प्रदान करती है। तो ये जो है अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 12 में हमने देखा भारत राज्य को परिभाषित किया गया, और अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि राज्य के द्वारा निर्मित विधि यदि मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण करती है तो न्यायपालिका इस विधि को शून्य घोषित कर सकती है। भारत के मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है, यानी कि 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। 7 मूल अधिकार कौन से थे? पहले जो 7 मूल अधिकार थे उनमें जो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार माना गया था, लेकिन अब जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ नोट कर लीजिए आप कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) से अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार है, यानी कि अब संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है, और इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 300 के तहत है। तो ये हमने जो है आपको नोट बताया कि ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जो है भारत के मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, और 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब कितने मूल अधिकार बच गए हैं? 6 मूल अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
जो भारतीय नागरिक कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए कौन कौन से हैं, हम देख लेते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है कि इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। नेक्स्ट है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 29 से 30 है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 में है। तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 जो है मूल अधिकार प्राप्त हैं और वो कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया, उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है ये भी हमने देखा है। तो अब हम इनका जो है क्रम वाइज इनका डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि समानता के मूल अधिकार का वर्णन जो अनुच्छेद 14 से 18 में है तो इसमें क्या क्या कहा गया है वो ये हम देखेंगे। पहला हमारा है समानता का मूल अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के में दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसमें 2 बातें हैं, एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरी है विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, विधि का मतलब है कानून, कानून के समान सभी समान हैं, कानून सभी पर जो है समान रूप से लागू होता है, सभी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये बात कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि यानी कानून के समक्ष जो है सभी समान है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। विधि के समक्ष समानता ये अवधारणा जो ब्रिटेन से ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और ये जो है एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समान सभी समान है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से सही है? लेकिन नहीं, क्योंकि जो राज्य जो है समुचित प्रावधानों के लिए व्यक्ति और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। जैसे मैं आपको एकदम साधारण एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक साधारण व्यक्ति जो है वो 1 किलोमीटर रेस जो है 1 मिनट में कर लेता है पूरी, और एक विकलांग व्यक्ति क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता ना, इसलिए जो है उनको आरक्षण प्राप्त होता है। यानी विधि जो है समान परिस्थितियों में सभी पर समान रूप से लागू होती है, कानून के समान सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, ये बात स्पष्ट है। और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, ये जो है ये अवधारणा जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है और ये जो है एक सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है और विधि का समान संरक्षण जो है एक सकारात्मक अवधारणा है। यानी विधि के समान सभी समान है, कानून जो है सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है। ये जो है किसी भी व्यक्ति को, यानी चाहे वो किसी भी पद पर हो, सभी समान रूप से लागू होता है, सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। यह जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए इसे जो है विधि के समान संरक्षण में। तो ये हमने अनुच्छेद 14 देखा कि इसमें क्या है। अब हम करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है कि जाति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कि ये अनुच्छेद ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर भी जाति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी जो समान रूप से बराबर हैं, जाति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र सभी पर जो है समान रूप से है। इनमें किसी भी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सभी समान रूप हैं, कानून के सामने जो सभी को समान दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से दुर्बल वर्ग रियायत संभव है। इसमें ये जो है आरक्षण का आधार है, आरक्षण दिया जाता है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दुर्बल हैं उनको जो है रियायत संभव है, यानी कि उनको आरक्षण का दिया जाता है। शैक्षणिक व सामाजिक रूप से जो दुर्बल हैं, ये जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15(4) में, ये जो इस रूप से जो दुर्बल होते हैं, जो कमजोर वर्ग होते हैं, उनको आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया ताकि उनको आरक्षण दिया जाए, वो आगे बढ़ गए और सभी को समान रूप से दर्जा प्राप्त हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, कि सभी को जो है सभी व्यक्तियों को सरकारी नियोजन में अवसर की समानता है, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नियोजन में अवसर की समानता जो अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दुर्बल वर्ग रियायत संभव है। भाई आरक्षण का आधार आ गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो वर्ग दुर्बल है उसको जो है रियायत दी जाएगी, यानी कि उसका आरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या गया है कि अस्पृश्यता निषेध है, यानी कि अस्पृश्यता का निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 में। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है।
तो अस्पृश्यता का निषेध किसमें है? अनुच्छेद 17 में वर्णन है कि छुआछूत का निषेध किया गया है कि सभी जो है समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी छूत छात से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसका बाद में नाम बदल कर दिया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बना? 1955 में, और बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ये जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित हमने देखा कि अनुच्छेद 17 में क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया। शिक्षा व सेना के अलावा जो भी उपाधि दी जाएंगी उनका अंत किया गया है। शिक्षा व सेना के सम्मान के लिए ये जो उपाधि दी जाएंगी। 1978 से 1980 तक जो है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों पर रोक लगी थी। ये बात ध्यान में रखना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें सीधा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 18। इतना ही ध्यान रखना जरूरी है। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है कि शिक्षा व सेना के अलावा जो है सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 1922 में जो है 19 से 22 में इसका वर्णन है कि अनुच्छेद 19 से क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वे कौन कौन सी हैं? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसमें जो है वे सभी साधन आते हैं जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जैसे प्रेस के द्वारा आपके विचार प्रकट करना आदि, यानी कि विचारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को है। नेक्स्ट है निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है कि आप जो है कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, बिना शस्त्र के आप सम्मेलन कर सकते हैं। ये जो आपको स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी सभा सम्मेलन का आप आयोजन करते हैं वो अगर आप शांतिपूर्ण और निशस्त्र से कर सकते हैं। नेक्स्ट है संघ या सहकारी समिति का निर्माण की स्वतंत्रता। आप कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं, कोई सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे श्रमिक संघ हो गया, छात्र संघ हो गया, व्यापारी संघ हो गया, राजनीतिक दल हैं जैसे कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, इस प्रकार से आप कोई भी अपना संघ या सरकारी समिति का निर्माण करने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट है निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, कि निर्बाध भ्रमण कर सकते हैं आप जो है कहीं पर भी घूम सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट है अधिवास की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। ये जो है आपको स्वतंत्रता दी गई है, अधिवास की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है वृत्तिका या जीविका की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त करते। आप किसी भी स्टेट में जाकर के आप अपना रोजगार कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो दी गई हैं, लेकिन इससे आप जो है लोक व्यवस्था, नैतिकता या राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी अवमानना होती है, राष्ट्र एकता की अखंडता को अवमानना होती है, तो आपके जो अधिकार ये स्वतंत्रता जो दी गई हैं ये आपकी सीमित कर दी जाएगी। तो नोट कर लीजिए, लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, राज्य सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, विदेश संबंध और न्यायालय की अवमानना के आधार पर इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। तो यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर इससे राष्ट्र की एकता, अखंडता या न्यायालय की अवमानना होती है तो इन आधार पर जो आपकी इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। यानी कि आप निर्बाध भ्रमण भी कर सकते हैं, अधिवास भी कहीं पर रह सकते हैं, कहीं पर भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आप जो संघ का निर्माण कर सकते हैं, सम्मेलन सभा कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये हमने अनुच्छेद 19 किया। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 जो है अपराध की स्थिति में संरक्षण, यानी कि अपराध की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है। अपराध की स्थिति में संरक्षण मतलब दोष सिद्धि एवं दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि आपको जो अपराध किया है वो दोषपूर्ण, आप जो कार्य किया वो दोष अपराध है या नहीं है, एक तो वो दोष सिद्ध हो जाता है, और अगर आपने एक अपराध किया उसके लिए आपको 2 दंड नहीं दिया जा सकता, आप इसलिए दोहरे दंड से संरक्षण की जो करता है अनुच्छेद 20 करता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहाँ से एग्जाम में
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी होता है, तो इसको खासकर ध्यान में रखना। सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं आपको वही कराती हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको जीने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ये जो है भारतीय और विदेशी सभी पर लागू है। यहाँ नोट कर लीजिए। नोट क्या है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होते। आपको क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछा जाए, सीधा पूछा जाए, तो अनुच्छेद 21 में क्या वर्णन है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। अगर क्वेश्चन पूछा यह जाए कि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित होते हैं, नहीं होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आपातकाल में निलंबित नहीं होते। नेक्स्ट है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें अनुच्छेद 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, यानी कि शिक्षा का भी मूल अधिकार आपको प्राप्त है। और वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो हमने अनुच्छेद 21 देखा है कि अनुच्छेद 21 में क्या है कि इसमें प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में संरक्षण। गिरफ्तारी की स्थिति में संरक्षण जो अनुच्छेद 21 कहता है। ये गिरफ्तारी की स्थिति में संरक्षण क्या है कि अपराध की स्थिति में गिरफ्तार जो व्यक्ति किया जाता है उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए और 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और कानून के परामर्श की जो है उसे करने का अधिकार दिया जाए। यानी कानून परामर्श से मतलब है कि वकील करने का अधिकार, कि अगर जिस पर को भी गिरफ्तार किया जाता है कि उसको पहले तो गिरफ्तारी का कारण बताए कि आपने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आपको गिरफ्तार किया गया है, और फिर उसको जो गिरफ्तारी का कारण बताना जाना चाहिए। 24 घंटे के भीतर जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और जो गिरफ्तार किया जा व्यक्ति है जिसने अपराध किया उसको कानून परामर्श का अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कि वह कानून वकील कर सकता है, इसलिए वकील करने का भी उसे अधिकार दिया जाना चाहिए। ये जो अनुच्छेद 22 कहता है। तो हमने इसमें जो है ये मूल अधिकार किए हैं, 2 मूल अधिकार किए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम बाकी के मूल अधिकार जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए योर सक्सेस के साथ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।